सो हेलो गाइस। नाउ जैसा कि हमें पता ही है कि जितने भी एनिमे शोज़, एनिमे मूवीज़ वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, उनमें से ज़्यादातर कह सकते हो कि जो इन जनरल चीज़ें होती हैं वो एडैप्टेशन निकल के आते हैं। कह सकते हो कि उनके हमें डिफरेंट सोर्स मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। वेदर इट बी लाइट नॉवेल्स, गेम्स, विजुअल नॉवेल्स या फिर क्लासिक लिटरेचर वगैरह। बट इन सब के अलावा हम ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इट ऑल स्टार्टेड विद सेवरल स्पेसिफिक पीपल अडैप्टिंग जापानीज कॉमिक्स, जिन्हें हम मांगा के नाम से जानते हैं। एंड थ्रू आउट डेकेड्स हमें कह सकते हो कि कुछ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मांगास देखे हैं, जिन्होंने बेसिकली कह सकते हो कि ना ही मांगा वर्ल्ड को बट इन जनरल एनिमे वर्ल्ड को पूरे तरीके से चेंज करके दिखाया है। एंड इट्स मोस्टली थैंक्स टू दीज ऑथर्स, क्रिएटर्स एंड दीज मांगाकास। और आज इन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। सो वेल, आज की इस वीडियो में अपन नज़र डालने वाले हैं, कह सकते हो कि जापानीज लिटरेचर हिस्ट्री के कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल मांगाकास के ऊपर। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नाउ इफ़ यू आर एन एनीमे फ़ैन, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें एनीमे और मांगा के गॉडफ़ादर के बारे में ना पता हो, यानी कि ओसामू तेजुका। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेच टू से कि एवरी एनीमे दैट एग्जिस्ट इज़ थैंक्स टू हिम। ही इज़ समवन हु वेरी मच डिज़र्व हिज़ ओन वीडियो। बट मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन इन्हीं के ऊपर रख सकूँ, जहाँ पे अगर देखा जाए तो ओसामू तेजुका के जो वंडर्स हमें देखने को मिले हैं, जो कह सकते हो कि स्टोरीज़ देखने को मिली है, द वर्ल्ड ही हैज़ क्रिएटेड for all demographics are unmatched in charms। जहाँ पे उनका सबसे पहला वर्क जो कह सकते हो कि that got everyone talking was Diary of Ma-chan, जो हमें एक सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी सीरीज देखने को मिली थी, published back in 1946। But this was just the beginning that kept him going। जिसके बाद 1951 में जाके कह सकते हो कि हमें वो पर्टिकुलर सीरीज़ ओसामू तेजुका की तरफ से देखने को मिली, जो कह सकते हो कि एनीमे मांगा मीडियम के फेस के तौर पे जानी जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रो बॉय, जो हमें एक साई-फाई एडवेंचर ड्रामा देखने को मिला है, सेट इन द ईयर 2003, जहां हम फॉलो करते हैं डॉक्टर तेन्मा और उसके इम्परफेक्ट क्रिएशन, एक रोबोट जिसका नाम तोबियो रहता है उसे, हु बिकम्स सॉर्ट ऑफ होप इन दिस टेक्नोलॉजिकल यूटोपिया। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इवन आफ्टर डेकेड्स एस्ट्रो बॉय की जो मांगा हमें देखने को मिली है, इट हैज़ एज्ड वंडरफुली। ये कह सकते हो कि काफ़ी शानदार साई-फाई ड्रामा की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एपिसोडिक नेचर मौजूद है। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस शोनेन सीरीज फॉर योरसेल्फ, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ के अंदर कह सकते हो कि रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच में एक काफ़ी थिन लाइन हमें देखने को मिली है। और ऐसी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज एक्सप्लोर की जाती हैं जो एक्चुअली में वे अहेड ऑफ इट्स टाइम निकल के आई थी। और इसी चीज़ एस्ट्रो बॉय को बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देती है, लेकिन इन सब के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी। Though it was merely a start for what Osamu Tezuka will bring to the world of Japanese fiction, क्योंकि अगर देखा जाए तो एस्ट्रो बॉय के बाद उन्होंने किम्बा द वाइट लायन, जैक ब्लैक, बुद्धा, ऐसी कई सारी डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर काम किया, जहाँ पे इन मांगास के अंदर तुम्हें वो सॉर्ट ऑफ डिज्नी लाइक आर्ट स्टाइल देखने को मिलता था। बट द स्टोरीज देमसेल्फ वर फार फ्रॉम चाइल्डिश, जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ओसामू तेजुका की जो स्टोरीज थी वो स्पेसिफिकली हर डेमोग्राफिक के तरफ टारगेट करते हुए हमें नजर आती थी। और इन सब के साथ साथ कई सारी डीप और फिलोसॉफिकल थीम्स को कह सकते हो कि टैकल करते हुए नजर आती थी, जो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एरा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम हमें देखने को मिला था। I mean, if you go and read something like Alabaster, Apollo Song या फिर Dororo, जहाँ पे ये सारे के सारे कह सकते हो कि शोनेन मांगास निकल के आते हैं, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इन सीरीज़ के अंदर, इन मांगास के अंदर कह सकते हो कि काफ़ी सारे मैच्योर और डार्क थीम्स के साथ टैकल किया जाता है। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को जो एड्रेस किया जाता है जो यूजुअली तुम इवन मॉडर्न शोनेन के अंदर भी नहीं देखोगे, जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि मॉडर्न शोनेन काफ़ी ज़्यादा डार्क निकल के आते हैं। वेल, दे आर नथिंग कंपेयर टू व्हाट ओसामू तेजुका यूज्ड टू राइट। दे वर एक्चुअली really amazing। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि उनकी स्टोरीज हर डेमोग्राफिक्स की तरफ कह सकते हो कि टारगेटेड होती थी। सो उसी से आगे बढ़ते हुए इन 1953 ही रोट प्रिंसेस नाइट, जो हमें एक शो जो क्रॉस ड्रेसिंग मांगा देखने को मिली थी, जहां हम फॉलो करते हैं प्रिंसेस सैफायर को, हु हैज़ लिव्ड हर इंटायर लाइफ एज अ लाई, जहां उसे बचपन से ही एक प्रिंस की तरह पाल पोस के बड़ा किया जाता है। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इस एक्शन शो जो सीरीज़ के अंदर हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम और ऐसी कई सारी बेहतरीन और डीप थीम्स एक्सप्लोर करते हुए नजर आई जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस नाइट सिंगल हैंडेडली इन्फ्लुएंस्ड मिलियन अदर्स आफ्टर इट।
और उसी सब के बीच में अगर देखा जाए तो आई एम अशेम्ड टू एडमिट कि मैंने अभी तक फीनिक्स नहीं पढ़ी है। जिन लोगों को पता नहीं है तो फीनिक्स कह सकते हो कि वो मांगा निकल के आती है जिसे तेजुका हिमसेल्फ कंसिडर्ड एज हिज लाइफ वर्क, हिज मैग्नम ओपस। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो फीनिक्स को मल्टीपल ओकेजन्स पे ओवर द डेकेड्स कह सकते हो कि अडेप्ट करने की कोशिश की गई है मूवीज और टीवी फॉर्म में, बट दे ऑल फेल्ड। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो आई विल डेफिनेटली रीड इट एट सम पॉइंट एंड सो शुड यू। बट अगर बात की जाए फिलहाल के लिए रिकमेंडेशंस की, तो ओसामू तेजुका के जितने भी वर्क्स निकल के आते हैं वो शानदार हैं। यू शुड डेफिनेटली रीड द मांगा ऑफ एस्ट्रो बॉय एज आई मेंशन। बट अगर तुम्हें ओल्ड स्टोरीज से प्रॉब्लम निकल के आती हैं, इफ दे आर हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू, तो तुम 2019 का डोरोरो का रीमेक चेकआउट कर सकते हो बाय स्टूडियो मापा। इट विल सरप्राइज यू अगेन विद इट्स डीप एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो I hope it will help you realize that why Osamu Tezuka is called the godfather of anime. Moving on with the world of manga का, अब अपन नजर डालेंगे एक ऐसे ऑथर के ऊपर who is sadly not that popular, especially among casual audience, mainstream audience. बट अगर तुम die hard anime manga fan निकल के आते हो तो तुम इनसे काफ़ी अच्छे तरीके से familiar होगे, cause उनके one particular वर्क ने कह सकते हो कि स्पोर्ट्स एनिमे और मांगा के वर्ल्ड को completely चेंज करते हुए नजर आया। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इकी काजीवारा के बारे में। Now during the 60s he was a really influential mangaka as well, but specifically 1968 के दौरान इन्होंने दो मांगाज ऐसी लिखी जो कह सकते हो कि इनके सबसे पॉपुलर और वेल नोन वर्क्स तो निकल के आते ही हैं, लेकिन उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ देम वाज टाइगर मास्क, विच सम ऑफ यू माइट रिकॉग्नाइज एज वेल, कई सारे ओल्ड एनिमे शोज में इस सीरीज को, इस मांगा को डायरेक्टली मेंशन किया जाता है। बट हिज मेन वर्क वी आर गोना टॉक अबाउट हियर इज आशिता नो जो, जहां वो हमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स बॉक्सिंग मांगा देखने को मिली थी। अ स्टोरी अबाउट एन ऑर्फन हु गेट्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर टुमारो। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल भी आर्ग्यूएबल निकल के नहीं आती है कि आशिता नो जो सिंगल हैंडेडली स्पोर्ट्स जॉनरा का सबसे इंपॉर्टेंट मांगा निकल के आता है दैट हैज़ एवर बीन रिटन। कज अगर देखा जाए तो आशिता नो जो से पहले हमें जितनी भी स्पोर्ट्स मांगास वगैरह देखने को मिलती थी वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार होती ही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज के जरिए स्लाइस ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स जॉनरा के अंदर हमें कह सकते हो कि कई सारे डीप थीम्स को ऐड करते हुए नजर आया गया। द स्टोरी इटसेल्फ डेल्ट विद थीम्स लाइक आइसोलेशन, लोनलीनेस, होप, फेथ एंड सो मच मोर, जिसकी वजह से कह सकते हो कि ये सीरीज कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए नजर आई। और अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि आशिता नो जो इज स्टिल द बेस्ट शोनन मांगा एवर रिटन, विच इज़ क्वाइट समथिंग। सो श्योर, इकी काजीवारा भले ही हमें कह सकते हो कि बहुत ही पॉपुलर नाम देखने को ना मिला हो मांगा वर्ल्ड के अंदर, बट इट इज़ इन फैक्ट अ फैक्ट दैट ही वॉज वन ऑफ द गोट्स। But then we jump on to someone who's just as important as Osamu Tezuka. मैं बात कर रहा हूँ नागाई गो की, जहाँ अगर देखा जाए तो अगर ओसामू तेजुका ने कह सकते हो कि मांगा वर्ल्ड के अंदर कई सारे मेजर ट्रोप्स को इन्वेंट करने की कह सकते हो कि कोशिश की, देन नागाई गो वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड डीकंस्ट्रक्टिंग देम। जहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए तो प्रीवियस मांगा की तरह ही नागाई गो ने भी कई सारी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्टोरीज लिखी, बट हिज फर्स्ट मेजर हिट दैट ब्लू एवरीवन अवे was Mazinger Z। अब Mazinger Z या Mazinger Z बेसिकली हमें कह सकते हो कि प्रॉपर मेका सीरीज देखने को मिली थी। ऑफ कोर्स वी हैड मेका बिफोर दिस एज वेल, बट Mazinger Z वो सीरीज थी जिसके थ्रू कह सकते हो कि बिग रोबोट्स, बिग मैक्स का कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट सामने आया, जहां ह्यूमंस इन रोबोट्स को ऑपरेट कर सकते थे टू फाइट एंड सच। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमें एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर देखने को मिली कह सकते हो कि एनीमे मांगा वर्ल्ड के अंदर। यू कैन say कि Mobile Suit Gundam, which is arguably the most important and the best political mecha drama there is, exist cause of Nagai Go। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो Mazinger Z आज भी वो सीरीज निकल के आती है, वो मांगा निकल के आती है जिसके वजह से मेका जॉनरा पर्टिकुलरली डिफाइन किया जाता है। बट then he will create a shonen series that will not only change the entire scene of storytelling but also cause a lot of controversies। और मैं बात कर रहा हूँ डेविलमैन के बारे में, जो हमें एक डार्क फक्ड अप एक्शन हॉरर सीरीज देखने को मिली है। अब फर्क नहीं पड़ता भले ही तुमने डेविलमैन का ओरिजिनल अडेप्टेशन देखा है या फिर क्राई बेबी वाला रीमेक देखा है, हम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेविलमैन एक ऐसी स्टोरी है जो कह सकते हो कि ट्रेडिशनल शॉनन स्टोरी टेलिंग के हर ट्रोप को ब्रेक करती है।
और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ की वजह से कई सारी कंट्रोवर्सीज़ तो क्रिएट हुई थी, बट इन सब के साथ-साथ इसी वजह से नागाइगो का डेफ़िनेटली ये सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क भी बनते हुए नज़र आया। This particular manga inspired so many other authors into writing more religious stories, more dark philosophical mangas with rather nihilistic ideas and deep discussions. और वो चीज़ डेविलमेंट को कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट mangas ऑफ ऑल टाइम में से एक बना देता है। नाउ ऑफ कोर्स उसके बाद भी उन्होंने कई सारी स्टोरीज क्रिएट की, जैसे कि हमें वायलेंस जैक देखने को मिला था जो डेविलमेंट के वर्ल्ड में ही सेट है, बट रादर इन अ पोस्ट अपोकलिप्टिक सेटिंग, एंड इट वाज क्वाइट ह्यूज एज वेल। इसी मांगा की वजह से आगे चल के मैड मैक्स जैसी मूवीज पॉसिबल हो पाई। बट या कमिंग बैक टू माजिंगा जी एंड डेविलमेंट, तो कह सकते हो कि इन्हीं स्टोरीज की वजह से कई सारे लेटर आगे चल के कह सकते हो कि इवन 90s और अर्ली 2000s के टाइम भी ऐसे स्पेसिफिक एनिमेज हमें क्रिएट होते हुए नजर आए, जैसे कि तुम नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन का एग्जांपल ले सकते हो, दैट फील्स लाइक एन अमैलगम बिटवीन दोस टू। सो yeah, there are a lot of well acclaimed animes out there that definitely draw back directly from Nagaigo। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ओसामू तेजुका के बाद अगर कोई सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट मांगा का निकल के आता है, देन इट वाज हिम। ऑल्दो एट द सेम टाइम हमें रियोको इकेदा का भी राइज देखने को मिला, स्पेसिफिकली अर्ली 70s के दौरान, जहां शी वाज क्रिएटिंग सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड डीप शोजो मांगास ऑफ ऑल टाइम, जहाँ पे ऑर्फियस, डियर ब्रदर, ऐसे कई सारे स्पेसिफिक सीरीज उनकी तरफ से हमें देखने को मिली, जो कह सकते हो कि डेफिनेटली ओसामू तेजुका की राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था, बट सॉर्ट ऑफ उसे एस्केलेट करते हुए नजर आया। बट इन 1972 शी विल राइट what is often considered as the Vinland Saga of shoujo, जो चीज़ सिली निकल के आती है कज विनलैंड सागा में अर्ली 2000s में देखने को मिला है, बट वट एवर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोज ऑफ वर्साइल, जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमें एक हिस्टोरिकल ड्रामा देखने को मिला था अबाउट वॉर, अलायंसेस, बट ऑल्सो डील्स विथ लव एंड डेस्परेशन, जहाँ पे इसी वजह से लेट 70s के दौरान इसका हमें एक नियरली परफेक्ट एनिमे एडेप्टेशन भी देखने को मिला, विच अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल कंसिडर फ्रैंकली टू बी द बेस्ट शोजो एनिमे एवर मेड। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो या शी इज़ वन ऑफ दोज ऑथर जिन्होंने हिस्टोरिकल फिक्शन राइटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हुए हमें दिखाया। ऑफ कोर्स शी वाज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम ओसामू तेजुका, और वही चीज़ कह सकते हो कि उनकी राइटिंग में हमें नज़र भी आती है, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर ड्रामा है, जो कैरेक्टर राइटिंग है, उस पर कहीं ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आया गया, जो चीज़ इकेदा रियोको को कह सकते हो कि ईजिली अपने टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑथर बना देता है, एंड दैट इज़ जस्ट समथिंग एल्स। बट इसके बाद जब अपन धीरे धीरे कह सकते हो कि मिड और लेट 70s के तरफ एंटर करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक न्यू वेव ऑफ मांगाकास देखने को मिला। ऐसे कई सारे ऑथर्स देखने को मिले जिन्होंने फिर से गेम को पूरे तरीके से चेंज कर दिया, बट उसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सो गाइज, ये थी वीडियो कह सकते हो कि जापानीज़ हिस्ट्री के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मांगा ऑथर्स को लेके, स्पेसिफिकली फ्रॉम द 40s टू 70s। इसके सेकंड पार्ट में कह सकते हो कि अपन बाकी 70s से लेकर अर्ली 2000s तक को भी कह सकते हो कि डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टली एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में इस पूरी की पूरी चीज़ को कवर अप करने वाला था, बट देन आई रियलाइज दैट इट्स गोइंग टू बी वे टू लॉन्ग, और मैं कह सकता हूँ कि कई सारे स्पेसिफिक ऑथर्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ लेटर वीडियोज़ में भी, सो आई विल स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। बट क्या वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।